जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आज हम लोग डील करेंगे आपका एनसीईआरटी फिजिक्स के सीरीज में। अगर आप चाहते हो कि सर मेरा भी नाम मेरिट लिस्ट में आए तो जो भी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूं वो आपको करना है। और अगर आप दरोगा का प्रिपेयर कर रहे हो तो 9 एंड 10 सबसे पहले आप फिजिक्स या एनसीईआरटी आप कंप्लीट करोगे। और अगर आप बीपीएससी को टारगेट कर रहे हो तो 11 एंड 12 भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है और इसको आपको थ्रूली बुक से जाना पड़ेगा। हमने आपको ऑलरेडी जो ये टॉपिक है डिटेल में हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, आप इसको जरूर जाके इसको कंप्लीट कर ले। हम यहाँ कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। आप बस इतना कर लीजिए, आपका जो है कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, जो टोटल अगर हम लोग देखें क्लास 10 में, ठीक है, एनसीईआरटी में पहला लाइट चैप्टर है जो हमने आपको पढ़ा दिया है यूट्यूब पे आपको कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यू के थ्रू। और पूरा का पूरा फिजिक्स अगर आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप में हो, ठीक है, श्योर सिलेक्शन ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है तो ये ड्रीम डोज आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। इसमें किस तरीके से जुड़ना है वो पता चल जाएगा। और आप दरोगा प्लस अगर आप टारगेट कर रहे हो आप पुलिस या बीएसएससी, आप जुड़ के वहां प्रिपेयर कर सकते हो। पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्लास 10 का फिजिक्स का और केमिस्ट्री का आपको करवा दिया गया है, पीडीएफ भी दे दिया गया है। जुड़ने के लिए लिंक नीचे है। अब देखिए पहला चैप्टर जो है अगर आप देखोगे ये है आपका लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये हमने आपको करवा दिया यूट्यूब पे ही। आप जरूर जाके उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ये दूसरा टॉपिक है। आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसमें चीजें समझना है हमें। तो सबसे पहले 3 और 4 हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दिया गया, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। स्टार्ट करते हैं। अगेन जिनका भी टारगेट है बिहार दरोगा 2026 या बिहार पुलिस को आप टारगेट कर रहे हो, नीचे लिंक है श्योर सिलेक्शन ग्रुप का, श्योर सिलेक्शन बैच का, आप जुड़ जाइएगा, जिसमें रूटीन, वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट हर एक चीज प्रोवाइड किया जा रहा है। टेस्ट भी 2 तरीके से, एक बोर्ड के फॉर्म में और एक स्टेटमेंट बेस्ड टेस्ट आपका अलग होता है। ठीक है, ये ड्रीम डोज का है, इसमें आपका इसका भी पीडीएफ आपका डल जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है और यहां समझने की कोशिश करना है। पहले क्वेश्चंस देखिए, सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लाइन बाय लाइन आपको उठा के एनसीईआरटी से हमने इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। पीवाईक्यू को भी हमने यहां इंक्लूड कर दिया है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, चार्ज के बारे में दिया हुआ है। ये क्या है? ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आपका पहला क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं, ये है आपका पहला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही बड़े थे और हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलना है, इसीलिए कुछ ऑप्शंस कट गए हैं। तो बस आपको क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। सबसे पहला चार्ज के बारे में बात कर रहा है, आवेश के बारे में क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेहतरीन पॉइंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से बनता है क्या कि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि एक गतिशील आवेश आपका चुंबकीय विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। दूसरा बताया गया है कि चुंबकीय प्रवाह घनत्व, जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, का जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, वो टेस्ला होता है, इन्होंने बोला है। और बोला है कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है। देखो कितनी सुंदरता से क्वेश्चंस प्रिपेयर किया गया है। एक एक लाइन से क्वेश्चंस आपके आए हुए, अगर बिहार पुलिस और दरोगा का पेपर उठाओगे तो, स्पेशली बिहार पुलिस के 10 से लाइन बाय लाइन पेपर में पूछा जाता है। तीसरा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब एक अकेले प्रोटॉन पे आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इसमें पूछा कि कौन सा जो है आपका सही है, आपको ये बताना है। सबसे पहले आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो आपका चार्ज जो है अगर रुका हुआ है, मान लीजिए कोई भी एक चार्ज है, ठीक है, चार्ज है। सबसे पहले चार्ज मतलब होता है आपका आवेश। याद रखिएगा, आवेश जो होता है आपका, चार्ज जो होता है उसका यूनिट क्या होता है? तो ये होता है आपका कूलम। क्या होता है? कूलम जो होता है इसका आपका क्या होता है? आपका यूनिट होता है। तो पूछा जाएगा आवेश का या चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो आपको याद रखना है कूलम होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो चार्ज जो है, ठीक है, ये किस तरीके का राशि है? तो ये आपका क्या है? अदिश राशि है। अदिश मतलब क्या होता है? तो ये एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी है। डेट मीन्स ये
आपका अदिश राशि है, आपको याद रखना है। कैसा है? अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है, मात्रा क्या है चार्ज का और आवेश का, तो कूलम है, आपको याद रखना है। अब देखो जो चार्ज अगर मूव कर रहा है, चार्ज मूव करना मतलब मान लो कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये कोई वायर है, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सिंपल अगर हम यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, याद रखना बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। तो अगर मान लो कि इसमें चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज जब चलेगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रोड्यूस करता है। बट अगर मान लो कि इसमें चार्ज कहीं रुका हुआ है, स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस करता है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, इसको एज ए पॉइंट भी आपको याद रखना है, आपको पूछा जाएगा। दूसरा है कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, चुंबकीय घनत्व जो होता है, चुंबकीय प्रभाव घनत्व जो होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है, उसका जो यूनिट है बोला है वो टेस्ला होता है, और 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ होता है। अब देखो फ्लक्स जो होता है, मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं, एक लिखते हैं नॉर्थ, यहाँ लिखते हैं हम लोग साउथ, ठीक है। इसमें क्या है, चुंबकीय फ्लक्स होगा, नॉर्थ से साउथ जाएगा, नॉर्थ से साउथ जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो जो फ्लक्स का जो यूनिट होता है, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है आपका वेबर, अच्छे से याद रखना है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वेबर। और वेबर, ध्यान से, वेबर पर मीटर स्क्वायर अगर हम लोग लिखते हैं, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, तो ये बन जाता है कि चुंबकीय घनत्व को बताता है किसी एरिया में, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बताता है किसी एरिया में। वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग टेस्ला लिखते हैं। तो याद रखिएगा चुंबकीय घनत्व प्रभाव या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो वो टेस्ला होता है। और टेस्ला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एरिया को बता रहा है और वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स को बता रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। इतना जो समझ में आया। अब याद रखिएगा 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो गॉस भी क्या है, तो चुंबकीय प्रभाव का जो यूनिट है वो गॉस भी है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, चुंबकीय प्रभाव घनत्व का भी यूनिट गॉस भी है और टेस्ला भी है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा है कि जो चार्ज जो होता है, ठीक है, प्रोटॉन पे, वो होता है आपका 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये भी बिल्कुल सही है। आप बोलोगे सर ये कैसे सही है, तो हमने आपको बताया, अगर मैं लिखता हूं यहाँ मैं लिखता हूं आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है आपका प्रोटॉन और ये है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा, प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, -1.6 × 10⁻19 कूलम होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में होता है, इसलिए प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम लिखा हूं, और ये माइनस में होता है तो 1.6 × 10⁻19 कूलम लिखा हूं। एक क्वेश्चन आपको यहां से और बनता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे हल्का होता है आपका इलेक्ट्रॉन, और इसका जो भार होता है, वेट जो होता है, ये होता है आपका 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। क्या है, 9.1 × 10⁻31 kg, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेट है, भार है, ठीक है। ये सबसे हल्का होता है। तो बोलोगे सर सबसे भारी कौन सा होता है, तो ये होता है आपका न्यूट्रॉन। इसका कितना होता है, तो 1.674 × 10⁻27, ये क्या होता है, ये सबसे भारी होता है। तो सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। और इसका अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये जो है आपका पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर मैं इसका यहाँ अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3 हो जाएगा, ये तीनों ही सही है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपने यहाँ आंसर आपने सही चुना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, ठीक है। ये क्या आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्या बोला कि इलेक्ट्रिक, क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, विद्युत धारा को विद्युत आवेश के प्रवाह की दर के रूप में प्रभाषित किया जाता है, मतलब डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, ठीक है। कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द
रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा पॉइंट है कि जो एमीटर जो होता है, ठीक है, उसको हमेशा क्या होता है, पैरेलल में लगाया जाता है, समांतर में लगाया जाता है जब हम लोग कोई सर्किट ड्रॉ करते हैं। और तीसरा बोला है कि अगर हमें 1 एम्पियर करंट किसी वायर से अगर हमें पास करना है तो उसमें हमें कितना इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा पर सेकंड, तो वो है 6.25 इंटू 10 टू पावर इलेक्ट्रॉन। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका बोला है कि इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, विद्युत धारा को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो विद्युत धारा जो होता है ये होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला आप पक्का याद रखिएगा क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्यू दे देगा और टाइम का वैल्यू दे देगा, पूछेगा कितना करंट पास होगा, ठीक है। अब यहां जो आपका I है, I को हम लोग एम्पेयर में लिखते हैं, मतलब इसका करंट जो नापते हैं हम लोग किस में नापते हैं, एम्पेयर में नापते हैं। क्यू क्या है मैंने अभी बताया था, कूलम, मतलब चार्ज होता है, तो चार्ज का यूनिट I करंट, Q चार्ज और T टाइम। तो Q जो होगा ये कूलम में होगा, टाइम हमेशा याद रखना ये सेकंड में होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है जो पहला पॉइंट बोला गया है कि जो करंट को जो डिफाइन करता है, कैसे करेंगे करंट को डिफाइन, तो चार्ज बाय टाइम अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग करंट को उस तरीके से डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका दूसरा है कि एमीटर को क्या होता है, हम लोग हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अब मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, इसके बारे में आपको समझ के रखना है। देखिए सर्किट में ड्रॉ करता हूं, देखिए अगर मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए कि ये आपका एक सर्किट है, ठीक है, यहां मैं एक एमीटर लगा देता हूं, ठीक है, और यहां एक कोई लोड है, ठीक है, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यहां मैं एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं। मैं फिर से सर्किट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखो ये एक है, ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया आपका, ये बैटरी हो गया, मतलब आप वोल्टेज दे रहे हो, बैटरी हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ये एमीटर है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए कि कोई आपका एक लोड है, लोड मतलब आप मान लो कि यहाँ एक बल्ब है, ठीक है, और यहाँ फिर से इस तरीके से ये आ गया है, ठीक है, ठीक है, यहाँ आ गया, और यहाँ मैं लगा देता हूँ आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। हमेशा याद रखना जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में होता है और एमीटर जो होता है हमेशा हमेशा सीरीज में होता है। सीरीज मतलब होता है श्रेणी, पैरेलल मतलब होता है समांतर। हमेशा याद रखना सीरीज में क्या होता है, आपका करंट सेम होता है। मान लीजिए ये आपका बैटरी है, कुछ वोल्टेज है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से करंट निकलता है, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। मान लीजिए करंट I आपका निकला, ठीक है, तो ये एमीटर में जाएगा, एमीटर में जाएगा। एमीटर हमेशा क्या होता है, सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में क्या होता है, करंट हमेशा सेम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये आपका यहाँ गया, एक तो ये वोल्ट मीटर में जाएगा करंट, और दूसरा जो आपका आएगा ये लोड में आएगा। मान लीजिए आपका बल्ब है, बल्ब है, आपको याद रखना है, ठीक है, और फिर आपका ये होते हुए आपका यहाँ आ जाएगा। तो आप यहाँ ये देखोगे कि जो वोल्ट मीटर है हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल में क्या होता है, करंट सेम नहीं होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो देखिए यहां अगर मैं मानता हूं कि करंट I था, तो यहां करंट दो भागों में डिवाइड हो गया, मान लो यहां I1 है और यहां I2 है। मतलब क्या हो गया, वोल्ट मीटर में आपका सेम करंट नहीं जा रहा है जितना आपका बैटरी में था। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझना है। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी कोई सीरीज में है, जैसे कि एमीटर हमेशा क्या होता है, आपको सीरीज में लगाया जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। कैसे लगाया जाता है, सीरीज में आपका श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और वोल्ट मीटर जो होता है ये क्या आपका वोल्ट मीटर है, ये हमेशा आपका पैरेलल में लगाया जाता है, आपका समांतर क्रम में आपको लगाया जाता है। ये चीज याद रखना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगर मुझे एक फ्यूज भी लगाना है, अगर मैं यहाँ एक फ्यूज लगाता हूँ जो घर में लगाया जाता है, फ्यूज हो, ठीक है, चाहे आपका MCB हो, ठीक है, तो ये सब भी जो होता है, फ्यूज है चाहे MCB है, ये सब जो है आपका किस में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। आपको अच्छे से याद रखेगा। वही घर का जो वायरिंग होता है वो हमेशा पैरेलल में होता है, समांतर में होता है, ठीक है। समांतर में एक चीज आपको समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि अगर घर का एक कोई इंस्ट्रूमेंट खराब होता है तो ऐसा नहीं है कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट तक भी आपका लाइट नहीं पहुंचेगा या इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगा। इसीलिए घर का क्या होता है, जैसे कि देखिए अगर
अगर हर एक चीज सीरीज में होगा, हर एक चीज सीरीज में होगा, तो अगर एक चीज खराब हुआ तो आगे लाइट ही नहीं पहुंचेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देखिए वोल्ट मीटर हमने यहां लगाया है, पैरेलल में लगाए, तो मान लो कि अगर यहाँ ये वोल्ट मीटर खराब भी हो जाता है पर तभी भी आपका लाइट जो है सर्किट में चलता रहेगा। इसीलिए कुछ चीज पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले घर का जो वायरिंग होता है वो कैसा होता है, तो आप बोलोगे सर वो पैरेलल में होता है, समांतर में होता है, और हर इंस्ट्रूमेंट के पास, ठीक है, जो आपका वोल्टेज सेम होता है। चाहे मेरा फैन ये चल रहा है, चाहे मेरा एसी चल रहा है, चाहे ऊपर लाइट है, ये सब जो है आपका पैरेलल में है। अगर कोई एक चीज खराब भी हो जाता है तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। बट ये भी ध्यान रखिएगा ये पैरेलल में है तो इसमें करंट अलग अलग होगा। जो जितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एसी है तो एसी ज्यादा करंट खींचेगा, और आपका जो फैन है तो फैन कम करंट खींचेगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट वेरी होता है। वहीं सीरीज, श्रेणी क्रम में क्या होता है आपका, वहां करंट जो होता है वो सेम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। तो जो आपका वोल्ट मीटर है वो हमेशा श्रेणी में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, सॉरी एम मीटर जो हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर जो हमेशा पैरेलल में आपका लगाया जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहां से और पूछा जाता है, जो आपका जो एम मीटर है, तो जो आइडियल एम मीटर होता है, जो आदर्श एम मीटर होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। कितना? आंतरिक प्रतिरोध जो होता है आदर्श एम मीटर का वो 0 होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है आइडियल वोल्ट मीटर का 0 होता है, आइडियल रेजिस्टेंस, ठीक है। आपका आदर्श प्रतिरोध आइडियल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये 0 होगा, किसका? एम मीटर का। वहीं वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये इंफिनिटी होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो भी चीज मैंने आपको यहां समझाया है प्रैक्टिकल तरीके से, ये सब चीज आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और आपका बनता है इसी में कि मान लीजिए कि कोई एम मीटर है, ठीक है, कि कोई एम मीटर है, एक क्वेश्चन और आपका यहां बनता है, मान लीजिए कि कोई एम मीटर है, ठीक है, कोई एम मीटर है, ठीक है, ये एम मीटर जिसमें क्या करंट नामा जाता है, वोल्ट मीटर वोल्ट। अगर इसे मुझे गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई एक एम मीटर है, ठीक है, सिंपल, ठीक है, कि कोई भी मान लीजिए, नहीं तो आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एम मीटर को गैल्वेनोमीटर में कैसे करेंगे, या गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कैसे करेंगे, तो इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आगे डिस्कस कर दूंगा, अभी इतना ही रखते नहीं तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला ये है, दूसरा ये हो गया, तीसरा है कि अप्रोक्सीमेटली 6.25, यहां बोला है कि 1 एम्पेयर धारा के स्थापित करने के लिए प्रति सेकंड एक बिंदु से लगभग 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन हमें पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये जो है आपका गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि इसमें बोला है कि एमीटर जो होता है वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, एमीटर पैरेलल में नहीं किया जाता है, एमीटर आपका सीरीज में किया जाता है, आपको ये चीज याद रखना है। तो इसका 1 और 3 जो हो जाएगा इसका आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 और 3 जो हो जाएगा इसका सही हो। अब ये जो पॉइंट है आप कैसे समझोगे, ये बार बार पूछा जाता है, देखो कैसे। तो I इक्वल टू मैं लिखता हूं Q/T, ठीक है, Q/T, ठीक है। I कितना है, मुझे कितना चाहिए, बोला है कि 1 एम्पेयर करंट के लिए मुझे कितना इलेक्ट्रॉन पास करवाना पड़ेगा, तो 6.25 इंटू 10 टू पावर इलेक्ट्रॉन पास करवाना पड़ेगा। ये डायरेक्ट आप याद रखोगे, ये बिल्कुल सही है। मान लो कि मुझे 1 एम्पेयर करंट पास करवाना है, तो I की जगह मैं लिखूंगा 1, क्योंकि मुझे 1 एम्पेयर चाहिए। Q को मैं लिखूंगा N इंटू E। Q क्या है, पूरा चार्ज है, N मतलब क्या हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और टाइम कितना लूंगा मैं, 1 सेकेंड लूंगा, ठीक है। अब देखो यहां 1/1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम यहां अगर आप करते हो, ठीक है, तो यहां आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा, ठीक है, जो कि कितना होगा आपका 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी कैसे सॉल्व किया आपको समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है आपका 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो ये कितना आ जाएगा 6.25। तो अगर आपको बोले कि 1 कूलम चार्ज के लिए या 1 एम्पियर करंट पास कराने के लिए हमें कितना इलेक्ट्रॉन पास करवाना पड़ेगा, तो 6.25। ये अभी भी एक्साइज के अभी जो एग्जाम हुआ है 78 उसमें भी आपका आया हुआ था, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो 1 और 3 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। उसके बाद आपको बोला है, क्या बोला है देखिए एक बार,
उसके बाद आपका बोला है कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोला है देखिए, किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपको बताया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखिए कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए जाने कार्य के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ये बेसिकली क्या है, तो जो जितना आपका कार्य किया जाता है, जितना आपका वर्क डन किया जाता है किसी पॉजिटिव चार्ज को आपको इन्फिनिटी से आपका किसी एक पॉइंट पे लाने के लिए, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। दूसरा है कि जो वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर नापने में किया जाता है और इसे परिपथ के घटकों के साथ सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। ए वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट कंपोनेंट। उसके बाद बोला है इसको एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज, क्या है, एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू इंश्योर इट ड्रॉज ए जीरो करंट फ्रॉम द सर्किट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह परिपथ से शून्य धारा ले, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस मैंने अभी भी आपको समझाया था। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है देखिए, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्ट डेफिनेशन होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को आपका इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाने को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली ए वर्क डन, एक कार्य करना, कितना कार्य करना, किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाने का जो हम लोग कार्य करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको नापने में यूज किया जाता है, ठीक है, विभवांतर नापने में यूज किया जाता है, सही है। बट यहां बोला है कि सीरीज में कनेक्ट होता है। क्या ये सीरीज में कनेक्ट होता है? मैंने अभी आपको बताया कि जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, किस में होता है, तो वो आपका किस में होता है, तो वो आपका पैरेलल में आपका कनेक्ट होता है। तो ये तो आपका गलत हो गया। उसके बाद बोला है एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज ए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू इंश्योर इट ड्रॉज ए जीरो करंट फ्रॉम द सर्किट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह परिपथ से शून्य धारा ले। तो ये आपका सही है। तो पहला तो आपका सही है, तीसरा भी आपका सही है, ये आपका दूसरा गलत है। मैंने अभी आपको समझाया था कि जब भी हम लोग एमीटर का बात करेंगे या वोल्ट मीटर का बात करेंगे तो ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है, और ये हमेशा सीरीज में होगा। सीरीज मतलब होगा श्रेणी क्रम, ठीक है, और ये पैरेलल जो होगा ये होगा आपका समांतर क्रम। दूसरा मैंने आपको बताया जो आइडियल आपका एमीटर होगा उसका जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो आदर्श आपका एमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो कितना होता है, तो वो जीरो होता है, ठीक है। और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो ये आपका इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये आपका गलत है। तो इसका जो हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए एक हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, 1 और 3 जो है आपका सही है। आपको याद रखना है क्या है, 1 और 3 सही है, 2 गलत है, इसका याद रखना है। तो इसका आंसर जो होगा 1 और 3 जो होगा सही होगा अगर पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये आपका वोल्ट मीटर वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। देखिए क्या बोला है कि एक क्लोज्ड एंड ए कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। डायरेक्टली लाइन हमने उठा के यहां डाल दिया, ठीक है, कि विद्युत धारा के बंद और निरंतर चलने वाले चालक मार्ग को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्या ये सही है बताइए। दूसरा है कि जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल, जो भी कन्वेंशनल करंट होता है, पारंपरिक विद्युत धारा होता है, किसी भी सेल, किसी भी, अगर हम लोग एक सर्किट ड्रॉ करेंगे, मैं अभी करके दिखाऊंगा, किसी भी सेल में ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होता है। तीसरा बोला है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ठीक है, जो आपका पारंपरिक धारा की दिशा के विपरीत होता है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ कन्वेंशनल करंट। देखिए तो सबसे पहले पहला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। पूरा मैं सर्किट बना के आपको दिखाता हूं। देखो मान लो कोई एक सर्किट है, ये
ये क्या होता है, जब मैं बड़ा करता हूँ, सिंबल है, बैटरी का सिंबल है, ये क्या किसका सिंबल है, बैटरी का ये सिंबल होता है। ये बड़ा वाला मतलब पॉजिटिव, छोटा वाला मतलब नेगेटिव। तो एक सर्किट हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये सर्किट है, ठीक है, ये इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। यहाँ मान लीजिए कोई लोड है आपका, इस तरीके से 2 लोड लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट है यहाँ तक, ठीक है। तो अगर आप एक चीज देखोगे हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग किसको बोलेंगे, जब वो एक क्लोज पाथ होगा। क्लोज पाथ मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव से करंट आपका निकल रहा है और नेगेटिव में आपका जा रहा है। तो सबसे पहले क्लोज पाथ फॉलो करेगा, कंटिन्यूअस उसमें करंट जाएगा, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। बिल्कुल सही है। दूसरा बोला है जो कन्वेंशनल करंट होता है, जो भी हमारे घर में करंट है, ठीक है, कन्वेंशनल जो भी आपके करंट होते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल जो करंट होते हैं, बोला है कि क्या बोला है कि वो आपका नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है और पॉजिटिव टर्मिनल में आपका जाता है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल आपका गलत है। हमेशा याद रखिएगा करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, करंट जो फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये क्या आपका करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट। तो करंट जो होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका ये करंट फ्लो होता है, करंट। बट याद रखिएगा करंट का डायरेक्शन जो होगा, कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। क्या होगा आपका पॉजिटिव से नेगेटिव होगा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। बट इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, आपको याद रखना है। तो इससे आपने क्या समझा कि करंट और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है किसी भी सर्किट में वो हमेशा ऑपोजिट होता है। करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करेगा। अब हो सकता है कि इसमें आप क्या करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। तो इतना याद रखना, इलेक्ट्रॉन का आपका क्या होता है, चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ठीक है, नेगेटिव से भागता है। मान लो जी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव से भागेगा, क्योंकि खुद ही नेगेटिव है और सेम चार्ज आएगा तो क्या होगा, भागेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। देखिए तो ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी कन्वेंशनल करंट। बिल्कुल सही है कि जो करंट का जो डायरेक्शन होता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो ये आपका सही है, ये भी आपका सही है, ठीक है। और कन्वेंशनल करंट जो होता है ये गलत है। कन्वेंशनल करंट जो होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फॉलो करता है। बट यहां दिया हुआ है कि पॉजिटिव से, देखिए यहां यहां दिया हुआ है कि ये जो है आपका ये देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जाता है, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत हो गया। तो 1 और 3 जो हो जाएगा इसका सही होगा। डेट मीन इसका बी जो हो जाएगा यहाँ इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 3 जो है आपका सही। समझ में आया कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है, दोनों अपोजिट में होता है, कौन सा किस डायरेक्शन में फ्लो करता है ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन है ये है आपका ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ हमेशा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, देखो पहले आप एक क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नियत तापमान पर, नियत तापमान मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी चालक, चालक मतलब कंडक्टर होता है, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के आपके सीधे अनुपातिक होती है। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर ये हम सिंपल में यहां ड्रॉ ही कर देता हूं, मान लो कि कोई ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें हमने क्या दिया है, यहां वोल्टेज दे दिया है, ठीक है। अब इसमें जो करंट आपका फ्लो हो रहा है ये कंडक्टर में, मान लीजिए इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है जिसको हम लोग आई मानते हैं, और जो वोल्टेज हमने दिया है भी है। अब जो ये कंडक्टर है ये एक चालक है, ठीक है, इसका कुछ प्रतिरोध भी होगा। अरे हमारे बॉडी अंदर के भी, हमारे बॉडी में भी प्रतिरोध होता है, हम आगे बताएंगे, ठीक है, उसमें। तो ये क्या होगा, इसमें कोई करंट इसमें जा रहा होगा करंट, ठीक है। तो ओम्स लॉ ये बोलता है, ओम्स लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ओम्स लॉ अगर आपको वैलिड करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ के बारे में ये है। तो ओम्स लॉ कहता है कि अगर आपका, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आपने वोल्टेज कनेक्ट किया है और इसमें जो करंट पास हो रहा है वो डायरेक्टली समानुपाती होगा किसका, आपका वोल्टेज का।
तो वोल्टेज जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका करंट हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे उतना आपका करंट भी बढ़ेगा सर्किट में। ये आपका क्या बोलता है, आपका ओम्स लॉ बोलता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट बोला। उसके बाद यदि जो उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ओम के नियम का जो गणित का जो रूप है, ठीक है, जो उसका सूत्र है वो क्या है आपका V = IR दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा बोला है कि ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ के हिसाब से किसी चालक के लिए विभवांतर V, ठीक है, धारा I के बीच खींचा गया ग्राफ एक पैराबोलिक कर्व होगा। अब बताइए तीनों में कौन सा सही है। तो पहला तो सही है, मैंने अभी बता दिया कि किसी कंडक्टर के ना किसी चालक में अगर आप वोल्टेज लगा के, ठीक है, ये कोई चालक इसमें आपने वोल्टेज लगा दिया, ठीक है, यहाँ आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो जितना इसमें करंट जाएगा, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली समानुपाती होगा, जितना इन दोनों पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ के बीच में जितना आपका वोल्टेज है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोला है कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये बिल्कुल सही है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ये समानुपाती हटाओगे तो ये I और ये R हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा बोला है कि उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, तो पैराबोलिक। तो पैराबोलिक नहीं होगा, ठीक है, कैसा होगा ये देखिए, ये होगा आपका सीधा स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ये I है और अगर ये V है तो जितना वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी उतना बढ़ेगा, तो उसका जो लाइन आएगा वो स्ट्रेट आएगा। पैराबोलिक कैसा होता है मान लीजिए, तो पैराबोलिक ये इस तरीके से भी हो सकता है या इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो पैराबोलिक उसका फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, सिंपल पैराबोलिक भी हो सकता है। सो पैराबोलिक फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया जितना वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा, जितना वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इसका होगा, दैट मीन्स ये जो है इसका सही नहीं है, ये और ये इसका सही है। तो 1 और 2 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सही हो जाएगा। 1 और 2 जो सही है, दैट मीन ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, आप अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करके रखें। ठीक है, और किसी भी तरीके का अगर डाउट होगा तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। किस चीज के बारे में बोला है, अगेन रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में बोला है कि एक होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोधकता, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टिविटी। आगे हम बताएंगे। देखिए, तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस किसी चालक का वह गुण है जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का प्रतिरोध करता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बोला है कि तापमान बढ़ने पर किसी धात्विक चालक का विद्युत जो प्रतिरोध है वो घट जाता है। तीसरा है कि धातुओं के विपरीत तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक में प्रतिरोध घट जाता है। आपको इसका ग्राफ से भी क्वेश्चंस आते हैं अगर आपने देखा है तो। ठीक है, और ऐसा पढ़ के जाना है। ठीक है, इस लेवल तक पढ़ के जाना है। ठीक है, कि लोग जब बाहर आएंगे, अरे ये तो इस बुक में दिया ही नहीं है, अरे तो इसमें भी नहीं दिया है, लोग ये चर्चा करेंगे, बट आप चर्चा नहीं करोगे, आप रनिंग में लग जाओगे बिहार पुलिस का जब एग्जाम दे के आओगे। ठीक है, देखना पेपर कैसा आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। ठीक है, चाहे BSSC आप देने वाले। देखो, तो पहला बोला है कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। बिल्कुल, जो प्रतिरोध है किसी भी, ठीक है, आपका कोई भी चीज ले लो, उसका जो आपका कोई भी चीज अगर आप लेते हो तो हर एक चीज का क्या होता है, प्रतिरोध उसके अंदर होता ही होता है। जैसे कि ये प्लास्टिक है तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, तो किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का प्रतिरोध करता है। तो कोई चालक भी ले लो या अर्धचालक भी ले लो, या वो चालक है ही नहीं, मतलब नॉन कंडक्टर भी। तो देखिए, हर एक कंडक्टर का कंडक्टिविटी अलग अलग होता है, मतलब हर एक चालक का अलग अलग आपका उसका चालकता होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो चालकता होता है, जो सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी होता है किस धातु का होता है, तो सिल्वर का होता है ना। तो हर एक चीज का उसका प्रतिरोध अलग अलग होगा। जिस कंडक्टर में, जिस चालक में प्रतिरोध कम होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, चालकता उसमें ज्यादा होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास होगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक है, ये नॉन कंडक्टर, क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, नहीं होगा, तो इसका प्रतिरोध तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, आप कह सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा है, बट ये नॉन कंडक्टर है तो इसको हम लोग नहीं लेते। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करता है कि जिसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। ठीक है, जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा वो कंडक्टर, वो चालक जो होगा इलेक्ट्रिसिटी कम पास करेगा, और जिसका कम प्रतिरोध होगा वो ज्यादा पास करेगा। ठीक है, दूसरा बोला है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, कि तापमान बढ़ने पर किसी धात्विक चालक का विद्युत
प्रतिरोध घट जाता है। ये बिल्कुल गलत है, हमने आपको पहले भी समझा और इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछे गए। याद रखिएगा, जब भी हम लोग चालक का बात करेंगे, कंडक्टर का बात करेंगे, धातु का बात करेंगे, तो उसमें अगर हम लोग, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, मान लीजिए कि कोई ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये अभी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए 1 एम्पियर पास कर रहा है, ठीक है, करंट। अगर इसमें हम लोग क्या कर दें, इसको और गर्म कर दें, तो इसमें याद रखिएगा जो ये 1 एम्पियर पास कर रहा है, ये 1 एम्पियर से कम पास करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप चालक में आप उसका जो टेम्परेचर बढ़ाओगे, उसका चालकता जो है घट जाता है और प्रतिरोध जो है उसका बढ़ जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। इसीलिए इसका एक क्या होता है, ग्राफ भी बनता है। देखो देखो, ये जो होता है ना, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है? हो सकता है इसका इंग्लिश आपको समझ में ना आए, तो मैं इसको ग्राफ में समझाता हूं, ठीक है, इसका कोई हिंदी है नहीं, ठीक है। पॉजिटिव टेम्परेचर, देखो अगर मैं आपका बात करता हूं, ठीक है, बात करता हूं, देखिए अगर ये टेम्परेचर है, ठीक है, ये टेम्परेचर है, ठीक है, और ये उसका कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, ये देखिए कंडक्टिविटी है, मतलब चालकता है। तो अगर मैं जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ेगा, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब देखो कैसे, तो यहां मानिए ये आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये क्या है आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। ऐसा नहीं कि एकदम लीनियर बढ़ेगा, एकदम सीधा स्टेट आएगा, बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये किस चीज का ग्राफ है, याद रखिएगा, ये आपके धातु का, चालक का आपका क्या दिखा रहा है, आपका टेम्परेचर और आपका प्रतिरोध का रिलेशन दिखा रहा है। ये आपके क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, जो आपको आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग चालक का बात करते हैं, कंडक्टर का बात करते हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर कंडक्टर का इंक्रीज कर देते हैं तो उसका चालकता जो है घट जाएगा, याद रखिएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। बट यहाँ क्या लिखा हुआ है कि तापमान बढ़ाने पर किसी धात्विक चालक का विद्युत प्रतिरोध घट जाता है, घट नहीं जाता है, ये बढ़ जाता है। और चालकता क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता आपका घट जाता है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम लोग अर्धचालक का बात करते हैं तो अर्धचालक में जस्ट ऑपोजिट होता है, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या है, अर्धचालक है। तो इसमें जस्ट ऑपोजिट होगा। उसमें क्या होगा कि आपका जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपका अर्धचालक है उसमें जो प्रतिरोध है वो घटेगा। दैट मीन्स इन क्या होता है, आपका जो प्रतिरोध जो है आपका सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, घट जाता है। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे होगा, कोई भी हम लोग देखो, अर्धचालक मतलब क्या होता है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जब भी हम लोग सेमीकंडक्टर का बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा। मान लो ये आपका क्या है, ये क्या है, आपका रेजिस्टेंस है। मान लो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5। अब टेम्परेचर 1 था, टेम्परेचर 2 था, टेम्परेचर 3 था, टेम्परेचर 4 था, टेम्परेचर 5 था। ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां देखोगे टेम्परेचर 1 था तो आपका रेजिस्टेंस इतना था, ज्यादा था, ठीक है, 5 पे था। और जैसे ही आपका 2 पे आया टेम्परेचर, फिर से इसका इतना पे आ गया, फिर से 4 पे आया टेम्परेचर तो ये और कम गया, फिर से 5 पे आया तो ये और कम गया। दैट मीन्स जो आपका जो सेमीकंडक्टर है, जो अर्धचालक है, उसमें प्रतिरोध क्या होता है, उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये क्या है, एक जर्मेनियम है या सिलिकॉन है। अगर हम इसको अभी इसमें बैटरी कनेक्ट कर देता है, 1 एम्पियर पास कर रहा है, ठीक है, और अगर आपको मैं इसको थोड़ा और गर्म कर दूं, ये सेमीकंडक्टर को, जर्मेनियम सिलिकॉन को, तो ये 1 एम्पियर से ज्यादा पास करेगा। कंसेप्ट समझ के रखना है, ताकि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लाइफ साइंस से बनाया जाए तो आप कर पाओ, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, ठीक है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो ये 1 और जो आपका 3 है ये बिल्कुल सही है। डेट मीन इसका बी होगा आपका आंसर, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये ग्राफ जरूर याद रखिएगा, जो आपका कंडक्टर होता है, जो चालक होता है, ठीक है, ये क्या करता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करता है, और जो आपका अर्धचालक होता है ये नेगेटिव टेम्परेचर
नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करता है। टेम्परेचर मतलब आपको पता होगा, ठीक है, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, ठीक है, इतना तो समझ के चलोगे। इंग्लिश 6 क्वेश्चंस आते हैं, अब बिहार पुलिस में तो खैर आना ही है, ठीक है। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 ही है ना ये, ठीक है। देखिए इसमें बोला है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ये। देखिए बोला है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, उसके और उसके अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल का, ठीक है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये चीज देखो। दूसरा बोला है कि आपका जो प्रतिरोधकता है, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध बोला कि प्रतिरोध जो है, जो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका किसका, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जो आपका कोई भी एक चालक है उसका जितना लंबाई है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना किसका होगा, वो जो वायर है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा, ठीक है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा बोला है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है, प्रतिरोधकता जो है, पदार्थ का एक गुण है और इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है। तीसरा है कि एलॉय आर जनरली हैव ए मच लोअर रेजिस्टेंस कंपेयर टू देयर कॉन्स्टिट्यूट प्योर मेटल। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता आमतौर पर उनके घटक शुद्ध के धातुओं की तुलना में बहुत कम होती है, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहला बात, ये वाला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, ये होता है रो L/A। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बार इस पे क्वेश्चंस घुमा घुमा के बस समझ आपको डेवलप करके रखना है। देखो रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, ओम। इसका क्या है, यूनिट क्या है, तो इसका है ओम। ये क्या है आपका प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोधकता है, ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है आपका रेजिस्टिविटी है। तो ये क्या है, प्रतिरोधकता है, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये क्या है आपका रेजिस्टेंस, दैट मींस प्रतिरोध है ये, ठीक है, याद रखिएगा। एल क्या है, ये मैं कोई भी एक वायर ले रहा हूं, वायर को आप मान लो कि कोई एक आपने वायर लिया है जिसका रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टिविटी आपका रो है, एल इसका लंबाई है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है। तो यहां से सिंपल पता चल रहा है कि रो आर जो है, प्रतिरोध जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल, समानुपाती है किसका, लंबाई का, उस कंडक्टर का, ठीक है। यही बोला है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और आपका क्या है, समानुपाती तो है एल का, ठीक है, बट ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका ए का। तो आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल और आर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा बोला है रेजिस्टिविटी। याद रखना है जो रेजिस्टिविटी है ये फिक्स रहता है। अब बोलोगे सर वो कैसे, तो देखो किसी भी चीज का अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, बट याद रखिएगा रेजिस्टिविटी को आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हो। मान लीजिए कि कोई भी आप मिश्र धातु लेते हो, जैसे कि आप ध्यान दो कि हम लोग जो हीटर बनाते हैं, बहुत ही अच्छे से चीजें समझा रहा हूं बस समझना, ठीक है। हम लोग जो हीटर लेते हैं, हीटर का जो कॉइल आता है वो क्या होता है, वो मिश्र धातु से बना होता है, निक्रोम से बना होता है, जिसमें कि मेन निकल प्लस आपका क्रोमियम होता है। तो याद रखना जो एलॉय होता है, मान लो हमने एक निक्रोम वायर लिया और एक हमने कॉपर वायर लिया, अब बताओ किसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा। सिंपल याद रखना मिश्र धातु का रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, ये दिमाग में आप डाल लो। तो जो निक्रोम वायर लिए हैं और एक कॉपर वायर लिए हैं, दोनों में किसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो याद रखना एलॉय वाला जो चीज होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू कॉपर का। तो जो रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, वो चेंज नहीं होता है, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। जैसे निक्रोम का ज्यादा रेजिस्टिविटी, कॉपर का कम रेजिस्टिविटी, इस तरीके से आपको समझना है। तो यहां बोला है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता पदार्थ का एक गुण है और जिसका यूनिट जो होता है ओम मीटर होता है। तो बिल्कुल सही है, ये ओम मीटर होता है, इसका रेजिस्टेंस का ओम होता है और इसका ओम मीटर होता है। ये आप सॉल्व भी करोगे तो आपका आ जाएगा, तो इसका ओम, इसका ओम मीटर, तो ये बिल्कुल सही। दूसरा बोला है, तीसरा बोला है कि मिश्र धातु का प्रतिरोधकता आमतौर पर उनके घटक शुद्ध धातुओं की तुलना में बहुत कम होती है। बिल्कुल गलत, मैंने अभी समझाया कि जो आपका एलॉय होगा जैसे निक्रोम वायर, इसका क्या होगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा कंपेयर टू आपका किसका, सिंपल कोई मेटल का जैसे कि कॉपर। तो ये वाला आपका गलत है,
ठीक है। तो इसमें सही कौन है, तो 1 और 2 जो है आपका सही है, आपको अच्छे से याद रखना है। और याद रखना ये बोला फॉर्मूला R इक्वल टू रो L/A। अब यहाँ थोड़ा सा चीज आपको समझ डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्या है, समझ डेवलप करना आपका बहुत ही जरूरी है। अब देखो, एक क्वेश्चंस आपके फॉर्म किए गए थे, एएसओ में देखोगे, बीपीएससी में, इवन कभी कभी बिहार पुलिस में भी थोड़ा समझ आपका चेक करना चाहता है। वो क्या करेगा, क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2-3 चीज क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि कोई एक वायर है, ठीक है, और बार बार क्या हो जा रहा है, ये वायर जो है जैसे स्विच ऑन कर रहे हैं ये वायर जल जा रहा है, स्विच ऑन कर रहे हैं ये वायर जल जा रहा है। आप क्या करोगे इस कंडीशन में, क्या करोगे आप, उसका लंबाई बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे, क्या करोगे आप, सिंपल बताओ। क्वेश्चन पूछा जाएगा उस वायर का आप क्या करोगे, लंबाई बढ़ाओगे, ठीक है, या उसका जो आपका एरिया है, मोटापा है, वो बढ़ाओगे, ठीक है, या रेजिस्टिविटी, तो ये तो कांस्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, अगर वायर आप स्विच ऑन कर रहे हो और बार बार वो वायर जल जा रहा है, मतलब जितना उसका कैपेसिटी है वायर का उससे ज्यादा आप उससे खींचने का कोशिश कर रहे हो। मतलब यहाँ एसी लगा दिए हो और 1 mm का वायर लगाए हो, एसी ज्यादा करंट खींचेगा, वो जल जाएगा आपका। तो इस केस में क्या करोगे, लंबाई से हमें कुछ नहीं करना है, हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको मोटा वायर ले लेना है जिससे करंट इजीली पास हो। तो छोटी छोटी चीजें जिससे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जो आपको समझ में रखना है, ठीक है। तो ये 1 और 2 जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सीरीज और जो आपका पैरेलल है, श्रेणी है, और जो आपका समांतर है, इसको बहुत ही क्लियर रखें। इस बार भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, बहुत लोग गलत करके आए थे। देखो बोला है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, आप ये देखो, इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा आपको हिंदी वाले पढ़ लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा लेट हो जाएगा, नहीं तो फिर इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन द सेम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल द कनेक्टेड डिवाइस। और तीसरा बोला इफ 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2R। हिंदी में भी आप जरूर इसको पढ़ लीजिए, इसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करता हूं। अब बताओ इसमें से कौन सा सही। सबसे पहले बोला है कि श्रेणी क्रम में क्या बोला, इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब अगर श्रेणी क्रम में बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, और उसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते, इक्विवेलेंट मतलब टोटल अगर हम लोग उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो उस सीरीज में जितने रेजिस्टेंस हैं उसमें जो सबसे बड़ा है वो उससे भी बड़ा आएगा। ये बिल्कुल सही है। जैसे कि देखो, अगर मैं यहाँ इस तरीके से, क्या है, सीरीज में, ठीक है, सीरीज में देखो, ये 2 में मान लेता हूं, ये 3 मान लेता हूं, ये 4 मान लेता हूं। तो अगर मैं ये R1 लिखता हूं, ये R2 लिखता हूं, ये R3 लिखता हूं, ठीक है, R3 लिखता हूं, या 2 ही ले लो, 2 लेके मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको और आसान हो, क्योंकि पैरेलल वाला भी लेंगे, ठीक है। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा अगर ये सीरीज में है, तो ये R इक्विवेलेंट जो होगा ये R1 प्लस ये R2 होगा, डेट मीन्स 2 + 3 होगा, ये 5 ओम होगा, ठीक है। तो मतलब जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना है, जो टोटल रेजिस्टेंस निकला है, जो सबसे ज्यादा है, ये 2 है, ये 3 है, वो उससे भी ज्यादा होगा। तो ये 3 है, ये 5 आए, तो बिल्कुल आपका सही है। जब भी सीरीज में होगा, श्रेणी में होगा, जितने भी रेजिस्टेंस हो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। जैसे इसमें मैं एक और ऐड कर देता हूं, मान लीजिए R1 है, R2 है, एक और R3 भी दे देता हूं, या 4 देता हूं, तब R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4 3 7 7 8 1 9, ठीक है, 4 5 6 7 8 1 9, तो ये कितना आ जाएगा, ये 9 ओम आ जाएगा। अब 9 ओम क्या है, जो इसमें सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा है, ये 4 ओम सबसे बड़ा है, बट ये उससे भी बड़ा है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बट उसके बाद बोला है, बट यही क्वेश्चंस आपको चेंज कर दे। पैरेलल में क्या होगा, मान लीजिए कि पैरेलल में मैं यहां 2, ये क्या है, 2 ओम है, या मान लीजिए ये आपका 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है। तो जो R इक्विवेलेंट निकलेगा पैरेलल में, ये क्या है, समांतर में, ये क्या है आपका पैरेलल में, तो जो समांतर में होता है, याद रखिएगा, जो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा, जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा निकलेगा। फिर से श्रेणी क्रम में टोटल रेजिस्टेंस जब निकलता है, जो सबसे बड़ा होता है वो उससे भी बड़ा होगा, पर जो पैरेलल में होता है, जो सबसे छोटा है वो उससे भी छोटा होगा। अब देखो कैसे, पैरेलल में जब भी R इक्विवेलेंट निकाला जाता है, वो इसका फॉर्मूला होता है इस तरीके से, R/R1 + 1/R2
ठीक है, जितना लिखा होगा एक और R आ जाएगा, तो यहाँ 1 + 1/R3 आ जाएगा। ये सब समझ के रखना, ये सबसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। तो जो R इक्विवेलेंट है आपका, ठीक है, जो R इक्विवेलेंट है वो कैसे होगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, R इक्विवेलेंट निकालोगे, तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला जो आपका आता है वो आता है R1 + R2। सिर्फ अगर दो रेजिस्टेंस का अगर हमें निकालना हो तो R1 + R2। अब देखो 2 ओम है, 3 ओम है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 + 3 नीचे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, 1.2 ओम। अब देखो इसमें सबसे छोटा कौन था, 2 ओम था। अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है पैरेलल में, समांतर में, जो सबसे छोटा है ये उससे भी छोटा है। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखना कि सीरीज में जो होगा हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ता है और आपका पैरेलल में क्या होता है, हमेशा रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है, समझ में आया। और यहां बोला है कि इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन द सेम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एक्रॉस ऑल द कंडक्टर। बिल्कुल सही बात है, हमारे घर में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, समांतर होता है, तो वही बोला है कि समांतर कनेक्शन में सभी जुड़े हुए उपकरणों में समान विद्युत वोल्टेज होता है। बिल्कुल सही है, जितना भी यहाँ कंडक्टेड है तो ये सही है। ठीक है, तो ये है आपका इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इक्विवेलेंट। बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखो यहां बोला कि यदि R प्रतिरोध वाले दो समान प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े तो उसका समतुल्य 2R होगा। कब ये होगा बताओ, बोला है कि दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, दो आइडेंटिकल मतलब दो समान प्रतिरोध, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट अगर किया जाए तो टोटल जो निकलता है वो 2R निकलता है। क्या ये पॉसिबल है? गलत है। देखो मान लो कि यही वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ 2 ओम लिखा, यहाँ 2 ओम लिखा, ठीक है, ये भी 2 ओम ले लिया, मतलब दोनों में 2-2 ओम ले लिए, ठीक है, यहाँ 2 ओम हमने ले लिया, ये भी 2 ओम। अब इसमें रखो, यहाँ आ जाएगा 2 × 2, 2 + 2 4, ऊपर कितना है 4, नीचे कितना है 4, तो 1 आएगा, ठीक है, ना कि 2R आएगा। ठीक है, मतलब आधा हो जाएगा। तो जब भी दो प्रतिरोध, ठीक है, सेम है, 2 ओम है 2 ओम है, 3 ओम है 3 ओम है, अगर वो पैरेलल में कनेक्ट होगा तो हमेशा आधा हो जाएगा। ये फॉर्मूला में रख के देख के, जैसे कि 2 ओम के कनेक्ट किए हैं तो कितना आ गया 1 आ गया, 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, 3 करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका गलत है, तो 1 और 2 जो है इसका सही है। दैट मीन्स ए जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा आपको अच्छे से। तो ये सीरीज और पैरेलल का जो मैंने कंसेप्ट आपको सिखाया इसको अच्छे से याद रखना है। सीरीज में कैसे आपका होता है, पैरेलल में कैसे होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस आपका कम होता है, और जो फॉर्मूला मैंने बताया है इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, देखो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी अगर आपने देखा है एक क्वेश्चन 1275 के मेंस में आया हुआ था कि इस तरीके से दिया हुआ था। आप इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे, आप प्रिपेयर रहो। ठीक है, आप देखो चाहे ना देखो, लेकिन अब आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से दिया हुआ था, ठीक है, ये फिर से यहाँ इस तरीके से कनेक्टेड था। ठीक है, ये था आपका ऐसे, ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो है आपका करंट जो इसमें जाएगा ये डिवाइड हो जा रहा है। मान लो करंट यहाँ I है, ठीक है, तो यहाँ मान लो I1 चला गया, यहाँ I2 हो गया। मतलब जैसे ही करंट डिवाइड हुआ, दैट मींस आपको क्या समझ में आएगा, ये जो है आपका रेजिस्टेंस जो है ये आपका क्या है, आपका पैरेलल में है इस वोल्टेज के साथ। मान लो मैं आपको एक कंसेप्ट आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ I है, ये I1 है, I2 है, अभी मेन से पूछा गया था, जस्ट थोड़ा ट्विस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि यहाँ 10 वोल्टेज आपका दिया हुआ है, ठीक है, 10 वोल्टेज दिया हुआ है। मान लो कि यहाँ आपका 5 ओम है, ठीक है, और यहाँ आपका 2 ओम है। तो आप कैसे निकालोगे कि करंट, टोटल करंट कितना है, ये टोटल I कितना है मुझे बताओ, कैसे निकालोगे? अब सिंपल से कंसेप्ट है, वोल्टेज जब सेम है तो 5 ओम में भी सेम होगा, ये इसमें सेम है तो इसमें भी सेम होगा। तो सिंपल है, I1 जो होगा ये V = हमने क्या पढ़ा है ओम्स लॉ से, IR पढ़ा है ना। तो मान लो अगर मुझे I2 निकालना है, तो अगर मुझे I2 निकालना है तो वोल्टेज बाय करंट हो जाएगा। वोल्टेज मेरा कितना दिया है 10 दिया हुआ है, और आपका रेजिस्टेंस कितना दिया हो I2 में, यहाँ 5 दिया हुआ है, मतलब 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 2 एम्पियर आ जाएगा। अब देखो वही अगर I1 अगर मैं निकालता हूँ तो वोल्टेज कितना है 10 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो ये 5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कम इसमें प्रतिरोध है तो इसमें करंट ज्यादा जा रहा है, इसमें प्रतिरोध ज्यादा है तो करंट कम जा रहा है, इसीलिए इसमें 2 एम्पियर जा रहा है, इसमें आपका 5 एम्पियर जा रहा है। टोटल अगर आप देखोगे तो कितना हो जा रहा है आपका 7 एम्पियर, आपका करंट जो है I कितना है 7 एम्पियर है।
बट अगर मान लो कि आपका I1 I2 नहीं पूछता, ठीक है, और अगर आपको डायरेक्टली पूछता कि I मुझे बताओ, तो ये दोनों क्या है, आपका पैरेलल में है, तो इसका आप कॉम्बिनेशन निकाल लेते। पैरेलल का कैसे निकालते हैं, 5 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 5, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाता। फिर इसको आप वोल्टेज से डिवाइड कर देते, वो आपका टोटल आ जाता। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट आपको समझ के रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आ गया ये, इसको पढ़िए कि इसका क्वेश्चन नंबर है, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए आज एक ही चैप्टर करेंगे, ठीक है, क्योंकि समझाने में थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब देखिए क्या बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, इससे इतना कंसेप्ट आपको पूछा जाता है। मैं अभी बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। देखो, विद्युत शक्ति दैट मींस इलेक्ट्रिक पावर को उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर किसी भी परिपथ में विद्युत ऊर्जा की खपत होती। देखो, एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था प्री या मेंस में, ये 17 दरोगा में, ठीक है, कि पावर का मतलब क्या होता है। ठीक है, और ये ना फिल इन द ब्लैंक्स बना के दिया हुआ था। पावर मतलब होता है शक्ति, ठीक है, और एनर्जी में डिफरेंस क्या है आपको पता होना चाहिए। एनर्जी मतलब ऊर्जा, पावर मतलब शक्ति, एनर्जी मतलब ऊर्जा। अब ध्यान से समझो, पावर मतलब होता है कि किस दर से आप किसी चीज को करोगे। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये वाल है, इस वाल को मैं इतने देर में चढ़ लूंगा, मतलब ये बताता है वर्क डन बाय टाइम, मतलब दर को बताता है, किस दर से आप क्या करोगे, किसी काम को करोगे, ये बताता है आपका पावर, शक्ति। एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा का मतलब क्या होता है। ऊर्जा का मतलब होता है आप कितने देर तक इस दीवार को चढ़ सकते हो। दैट मीन्स कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी काम को करने का जो आपका क्षमता है वो आपका ऊर्जा है, वो आपका एनर्जी है, और किस दर से आप उस काम को करोगे वो आपका पावर है। अच्छे से याद रखना इस डिफिनेशन को। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो आपकी क्षमता है वो है आपका एनर्जी, जिसको हम लोग लिखते हैं P × T, पावर। और टाइम को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, पावर मतलब शक्ति में, फिर से बार बार बोला, पावर इंटू टाइम करते हो तो आपको एनर्जी मिलता है। और आपका पावर, देखो एनर्जी को क्या लिखते हैं, P × T, पावर इंटू टाइम लिखते हैं। ठीक है, और पावर एनर्जी को लिखते हैं P × T और पावर को लिखते हैं W/T। बट डेफिनेशन याद रखना, पावर का क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी बोलेंगे। मतलब इस दीवार को मैं कितनी देर तक चढ़ सकता हूं, ये आपका क्षमता है, ये आपका ऊर्जा है, ये आपका एनर्जी है। कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ये क्या है, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या है, आपका ये एनर्जी है। और पावर क्या है, आपको याद रखना है, पावर है आपका क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, तो यहां बोला कि इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, विद्युत इलेक्ट्रिक पावर को उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जिस पर किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा की खपत हो। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दर आपका यहां दिया होगा, देखो उस दर के रूप में, ठीक है, किया जाता है जिस परिपथ में विद्युत ऊर्जा की खपत होती है। बिल्कुल है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, जो खपत होगा वो इसको। अब बोलोगे ऊर्जा, और यहां ऊर्जा मैंने W लिखा है, तो हमेशा याद रखिएगा वर्क मतलब होता है कार्य, इसका भी यूनिट जूल होता है कार्य का। ठीक है, और आपका एनर्जी दैट मीन्स ऊर्जा का यूनिट भी आपका जूल होता है। तो अगर मैं W/T लिखता हूं, इसको हम लोग E/T भी लिख सकते हैं। E/T मतलब ये वर्क, ये है एनर्जी, ये है आपका कार्य, ये है आपका ऊर्जा। इसीलिए आप देखोगे ये वाला जो फॉर्मूला है आपका यहीं से आता है। देखिए ये वाला एनर्जी को मैंने फिर क्या लिखा है, P × T। तो ये सब चीज आपको समझ के रखना है कि वर्क इज इक्वल टू आपका एनर्जी ओनली, क्योंकि वर्क को भी हम लोग जूल में डिफाइन करते हैं और एनर्जी को भी हम लोग जूल में डिफाइन करते हैं। और याद रखिएगा वर्क जो है, कार्य जो है, ये होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स आपका फोर्स मतलब होता है बल, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। तो इसको हम लोग न्यूटन मीटर भी लिखते हैं। तो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल, आपको याद रखना है। 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू आपका 1 जूल होता है। ये सब चीज एकदम कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। तो ये वाला बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है कि जो पावर जो है, पावर को हम ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर का जो शक्ति जो होता है, इलेक्ट्रिक शक्ति मतलब का जो आपका इलेक्ट्रिक पावर जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, तो वो होता है वाट। बिल्कुल सही है। और उसको पावर को हम लोग VI से भी दिखाते हैं।
V है वोल्टेज, I है करंट, और पावर को हम लोग I स्क्वायर R से भी दिखाते हैं, ये भी बिल्कुल आपका सही है। पावर को हम लोग I स्क्वायर R से भी दिखाते हैं। कुछ नहीं है, देखो ये कैसे बना पता है, सिंपल है, ठीक है। देखो पावर इक्वल टू है VI, ठीक है, और पावर इक्वल टू है आपका I स्क्वायर R। ये कैसे आया, तो वोल्टेज इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या होता है, आई आर होता है। तो वोल्टेज की जगह अगर मैं आई आर लिख देता हूं, ठीक है वोल्टेज की जगह अगर मैं आई आर लिख देता हूं, ठीक है, ये देखो इसको कैसे करता हूं, वोल्टेज की अगर आई आर लिख देता हूं तो यहां आ जाएगा आई, वोल्टेज की जगह आई आर लिख देता हूं तो आई स्क्वायर हो जाएगा और यहां आर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अरे ये वोल्टेज की जगह, ये वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज की जगह मैंने लिख दिया आई आर, और एक मेरा आई यहाँ ऑलरेडी है, तो ये कैसे हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होना चाहिए, तो बिल्कुल आपका सही है। पावर का यूनिट वाट होता है, और पावर को भी आई भी लिखते, पावर को आई स्क्वायर आर भी लिखते। तीसरा पॉइंट में, तीसरा पॉइंट बोला है आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पावर इक्वल टू भी स्क्वायर आर भी होता है। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन वोल्टेज, ठीक है। जो पावर जो होता है, देखो क्या बोला है, तीसरा पॉइंट देखिए, ये तो सही है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद है आपका, उसके बाद ये देखिए पावर इक्वल टू भी स्क्वायर बाय आर, पावर ध्यान से देखिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पावर इक्वल टू होता है भी स्क्वायर बाय आर, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वोल्टेज, ठीक है। तो सूत्र तो सही है, बट जो ये बोला है कि पावर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का, मतलब समानुपाती होता है रेजिस्टेंस का, इस फॉर्मूला के हिसाब से ये गलत है। क्योंकि देखो इसमें क्या बोला हुआ है, पावर इक्वल टू बोला हुआ है भी स्क्वायर बाय आर, आपका बोला हुआ है, क्या बोला, भी स्क्वायर बाय आर, जबकि भी जो है आपका समानुपाती नहीं है, ये जस्ट इसका उल्टा है। अगर पावर बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका पावर घटेगा। तो ये वाला जो है फॉर्मूला सही है, पर पूरा इसका डेफिनेशन जो है वो सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दैट मीन्स 1 और 2 जो है इसका सही है, 1 और 2 जो है इसका सही है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला पे क्वेश्चंस उन्होंने कैसे बनाया था, अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। देखिए पावर इक्वल टू होता है भी स्क्वायर बाय आर। अब देखो दो बल्ब है आपके घर में, क्या है, अब ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आप कंफर्म रहो, ठीक है। बीपीएससी में तो और आगे इसी तरीके से दिखेगा। अब देखो घर में आपका दो बल्ब है, ठीक है, वोल्टेज तो सब में सेम जा रहा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये है आपका 60 वाट का, ये है आपका 70 वाट का। आपको पूछा जाएगा किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये कितना है आपका 60 वाट का, ये कितना है 70 वाट का। आपको पूछा जाएगा किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसमें प्रतिरोध ज्यादा है, तो आप करोगे पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/R, मतलब जिसका पावर ज्यादा है, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस आपका कम होगा। क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस आपका कम होगा। तो जैसे कि देखिए पावर इसका 60 वाट है, 60 वाट, तो मतलब क्या होगा, इसमें जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि पूछा गया है कि बल्ब 1 या बल्ब 2 किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो बोलोगे कि बल्ब 1 का जो आपका रेजिस्टेंस है वो बड़ा है आपका कंपेयर टू बल्ब आपका 2 का। ये बल्ब 2 हो गया, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस, ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है। तो बल्ब 1 जिसका पावर ज्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे कि देखो इसमें 60 वाट है, तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो जिसका पावर कम है, इसका 60 वाट है, इसका 70 वाट है, तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसमें रेजिस्टेंस कम होगा। ये कंसेप्ट याद रखेगा, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें आइए। इस काम में बोला है कि विद्युत ऊर्जा की गणना विद्युत शक्ति और सामान्य के गुणनफल E = PT से किया जाता है। मैंने अभी बताया था, जो आपका जो ऊर्जा जो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है, आपको विद्युत ऊर्जा जो होता है, ये P × T होता है, ठीक है। और ये कैसे मैंने बताया था, तो मैंने जब पावर लिखा था, शक्ति लिखा था, तो मैंने इसको W/T लिखा था, और मैंने बताया था वर्क जो होता है ये इक्वल टू आपका एनर्जी होता है, तो E/T लिख सकते हैं। तो P = आपका E/T होता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, एनर्जी = P × T भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोला है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ठीक है,
किलोवाट आवर होता है। ये देखो, एक तो एनर्जी का यूनिट हम लोग जूल बोलते हैं, बट जो घर वाला यूनिट है, जैसे लाइट जल रहा है, आपको कैसे आता है 1 यूनिट का इतना प्राइस, 2 यूनिट का इतना प्राइस, तो वो जो आता है आपका किलोवाट आवर में आता है। याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। इस पे आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁵ जूल होता है। क्या ये सही है? ये आपका गलत है। अब बोलोगे कैसे? तो जो आपको याद रखना है 1 किलोवाट आवर जो होता है ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ना कि आपका 10⁵ जूल होता है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ये गलत है। इसी तरीके से एक फैक्ट आप और याद रखोगे, जिसे पूछा जाता है कि 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होता है, तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल होता है। कैलोरी क्या है? तो ये भी आपका हीट का जो यूनिट, हीट जो नापते हैं वो कैलोरी में नापते हैं, आपको याद रखेगा। तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, याद रखिएगा। तो ये गलत है आपका, ये सही है। दैट मीन्स 1 और 2 स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। अब एक चीज मैं यहां आपको समझा देता हूं, उसके बाद ये क्लास हम लोग अंत करते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक वाला जो चैप्टर है, ये एक क्वेश्चन बच गया है, चलिए एक क्वेश्चन और है, उसके बाद मैग्नेटिक वाला होगा, तो मैग्नेटिक वाला अलग क्लास में कर लेंगे। चलिए अब इसमें देखो, ये जो किलोवाट आवर मैंने आपको बताया, किलोवाट आवर, ठीक है, क्या बताया? किलोवाट आवर मैंने आपको बताया। तो देखिए 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1 यूनिट। मान लीजिए आपका घर में आपका 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट इक्वल टू 10 किलोवाट आवर, ठीक है, 10 किलोवाट आवर। अब इससे क्वेश्चंस कैसे बनता है? अब देखो, आपको पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि आपके घर में 10 गो बल्ब है, ठीक है, 10 गो बल्ब है, ठीक है, 10 गो बल्ब है, ठीक है, जो कि 10 घंटा जलता है दिन में, ठीक है, 10 घंटा 10 आवर जलता है आपका दिन में। कितना जलता है? 10 गो बल्ब है, ठीक है, 10 गो बल्ब है जो कि 10 आवर जलता है, मतलब हर दिन 10 घंटा जलता है, 10 गो बल्ब है, और टोटल कितना होता है? 30 दिन, तो 30 दे, मतलब 1 महीना जलता है। 10 गो बल्ब है आपके घर में, 10 घंटा हर दिन जलता है, ठीक है, और 30 दिन जलता है, तो कितना यूनिट आपको पैसा देना पड़ेगा? और 1 यूनिट का जो आपको बोला है कि वो 4 रुपया है, 4 रुपीज है, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल टू कितना होता है? 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब देखो इसको कैसे निकालोगे कि कितना पैसा आपको लगेगा? तो देखो 10 गो बल्ब है, ठीक है, हर दिन जलता है, कितना? 10 घंटा जलता है, ठीक है, 10 घंटा आपका जलता है, 10 गो बल्ब है, हर दिन 10 घंटा जलता है, और 30 दिन के लिए जलता है, ठीक है, 30 दिन जलता है, तो कितना होगा? देखो 3012, तो 3000 हो गया। 3000 क्या हो गया? ये वाट आवर हो गया, क्योंकि क्या है? 10 गो बल्ब है, ठीक है, 10 घंटा जलता है, और आपका 30 दिन जलता है। और ये जो है आपका 10 को जो बल्ब है, आप मान लो कि ये 10 वाट का है या 100 वाट का है, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो 10 गो बल्ब है, कितने का मतलब इसको आप देखो, इसमें आप वाट भी आप इंक्लूड कर लो। देखो 10 गो बल्ब है, 10 आवर जलता है, 30 दिन तक जलता है, और हर एक बल्ब जो है आपको याद रखना है कितना है आपका? 100 वाट का है, आप मान लो 100 वाट का है। तो अब देखो 100 वाट का बल्ब है, ध्यान से 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, कितना है? 10 गो है, ठीक है, और हर दिन कितना जलता है? 10 घंटा जलता है, ठीक है, और आपका 30 दिन जलता है। अब देखो, तो ये जो आपका आएगा ये वाट आवर में आएगा, क्योंकि ये वाट है, 100 वाट का है, ठीक है, और हर दिन कितना जलता है? ये 10 आवर जलता है, ठीक है। तो ये जो आएगा आपका वाट आवर में आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? किलो वाट में चेंज करने के लिए इसको 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1000 आप माइनस कर दो, ठीक है, तो 2 यहाँ से चल गया, तो ये आ गया आपका 300। और मान लो कि आपका जो एक यूनिट का वैल्यू अगर आपका 4 रुपया है, तो आपका 1200 बिल आ जाएगा, ठीक है। बट आजकल कितना होता है? 5-6 वाट का ही बल्ब आपका यूज किया जाता है, ठीक है। चीज समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ऐसे 4 रुपया नहीं होता, मान लीजिए 2 रुपया हुआ, 3 रुपया हुआ, तो जितना रुपया भी हुआ आपको निकाल लेना है इस तरीके से,
ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट आपका होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी अभी मैग्नेटिक का क्वेश्चन पूरा बचा हुआ है और भी बहुत सारे कंसेप्ट वाले चीज बचे हुए। कैसा लगा क्लास अब जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 4 भी कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।